नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ पर। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रही हैं कक्षा 10 की महामैराथन क्लास है, जिसके अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को हम एक एक चैप्टर लेके हल कर रहे हैं प्यारे साथियों। और आपको यकीन मानना, मैं आपसे दावा करता हूं कि जैसे ही आप एग्जाम में पेपर देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा पेपर यहीं से मिलने वाला है, पूरा का पूरा पेपर यहीं से मिलने वाला है। ये महामैराथन क्लासेज इस उद्देश्य से चलाई गई है कि जो प्यारे साथी अभी आपकी अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए हैं और उनके पास टाइम कम बचा है, तो उनके लिए कम समय में अधिक अंक, अधिक मार्क्स देके जाने वाली क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। तो प्यारे साथियों, अगर आपकी भी मैथ कमज़ोर है तो घबराना नहीं, क्योंकि आपके लिए वो मैराथन क्लासेज जिसमें से क्वेश्चन पक्के आने हैं, जरूर लगाना इनको। आज हम जानने वाले हैं द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं और उनको हल भी करेंगे। तो प्यारे साथियों देखिए, पेपर नज़दीक है, मुश्किलें भी हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर नहीं है, मंजिल हमारे पास है। बस कुछ दिन और पढ़ना है। तो मंजिल के ऊपर 2 लाइन बोलना चाहूँगा, आप भी कह सको कि मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ, मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ। मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूँ, मंजिलों से कह दो कि अभी रुका नहीं हूँ मैं। तो प्यारे साथियों, जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको एक एक इंपॉर्टेंट सवाल समझा के इतने बढ़िया तरीके से आपको एग्जाम में प्रिपेयर करके भेजूंगा, जिससे कि आपका मैथ में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो देखिए, आज जानने वाली हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले जो 4.1 है उसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखना कि जो एग्जाम्पल नंबर है, उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उनमें से देखिए, वैसे तो ये जो जोन वाला है, जोन और ज्यामिति, ये वाला कई बार एग्जाम में देखा गया है, लेकिन इस बार है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको इस साथ में यह भी बता दूं कि जो आपका ये चैप्टर नंबर 4 है वो आपको परीक्षा में 4 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक तो भाग ब से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है और एक भाग ए से 2 नंबर, ठीक है। तो देखिए, आपको 4 मार्क्स देके जाने वाला नंबर चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। सबसे पहले देखिए उदाहरण नंबर 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। हमें यह जांच करना है कि ये निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इनमें से कोई भी आ सकता है, इन चारों में से एक का डायरेक्ट आपको उठा के दे सकता है। परीक्षा की दृष्टि से उदाहरण नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना। इनको मैं आपको इन दोनों में, इन चारों में से कोई भी 2 आपको हल भी कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले पहला पार्ट हल करते हैं और हम जानेंगे किस प्रकार द्विघात समीकरण है या नहीं, इनको किस प्रकार सिद्ध करते हैं या जांच करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट जानते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, उदाहरण नंबर 1 है, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले तो ये बताओ कि द्विघात समीकरण होती क्या है। अगर हमें द्विघात समीकरण ही नहीं पता होगा तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले मैं द्विघात समीकरण बताता हूँ कि किस प्रकार की द्विघात समीकरण दिखती है, या फिर अगर हमें कहीं मिल जाए द्विघात समीकरण तो हम कैसे पहचानें। तो देखिए, अगर आपको कभी भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप की कोई भी इक्वेशन मिल जाए तो आप वहाँ पे डायरेक्ट बोल देना कि ये तो द्विघात समीकरण है। तो चेक करते हैं कि ये क्या द्विघात समीकरण है। पहले थोड़ा इसको हल भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए, हमेशा याद रखना, जो भी होल स्क्वायर दिया होता है उसको खोलना होता है। क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 2x - 3, इसको खोलना होता है। सबसे पहले क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों, x - 2 का होल स्क्वायर यानी ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं ना, क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा। इस फार्मूले की सहायता से अब आप कहेंगे कि सर हमें फार्मूले क्या याद करने होंगे। तो प्यारे साथियों बता दूं, आपने अगर आप बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी अगर स्कूल में गए होंगे तो आपने सुना होगा कि a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है,
ए प्लस बी का ये होता है। 2-3 फार्मूले हैं, ये याद कर देना क्योंकि ये हर एक चैप्टर में काम आता है। ये आइडेंटिटी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार खोलते हैं। देखिए यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह यहाँ पे क्या है x है और b की जगह क्या है 2 है। तो चलिए इसको खोलते हैं। पहले x है और यहाँ पे ये है, यानी a का स्क्वायर किया है तो x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर प्लस b कितना है 2, तो 2 का भी स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान माइनस का 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इतना सा खोल रहा हूँ, ठीक है, और प्लस में क्या है 1 भी है और बराबर में 2x माइनस 3 भी है। तो देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, ये देखो कितना आ गया, देखिए यहाँ पे सिर्फ प्लस बनाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे खोल दिया, 2 दूनी 4 और 4x भी हो जाएगा, सॉरी प्लस में 4 भी है और प्लस में 2 दूनी 4x और प्लस में 1 और बराबर में क्या चल रहा है 2x माइनस 3। यहाँ तक समझ में आ गया प्लीज साथियों, तो एक लाइक कर देना। देखिए वापस से बता दे रहा हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ए माइनस बी की होल स्क्वायर का एक फार्मूला जानते थे, उसके अकॉर्डिंग हमने खोल लिया है। जैसे ही हमने फार्मूला खोला हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया। उसके बाद देखना यहाँ से, देखिए जो कट रहा है उनको काट दो, जो बच रहा है उनको बचा लो। यहाँ पे देखो 4 और 1 5 हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 4 और 1 5, आगे पीछे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2x माइनस 3 है, ये प्लस का 2x इधर भेज दूं। क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि जो x है उनको एक साइड भेजो और जो बिना x है उनको भी एक साइड भेज के उनको हल करो। एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे प्लस का 4x है, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x। देखो बराबर की साइड जो भी चिन्ह होता है वो एक दूसरी साइड जाके बदल जाता है। यहाँ पे प्लस 5 है और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 8 बराबर में 0। अब इसको हल कर दो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 में से 2 गया 2x प्लस 5 और 8 कितने होते हैं 8 और 5, 8 और 5। देखिए छोटी सी मिस्टेक भी कर दी हमने खोला एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस था तो हमने माइनस नहीं लगाया और हमने देखो तो 2 मान लिया है, उसको आगे चिन्ह है वो भी काउंट कर लिया, हमें नहीं करना था, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x और ये माइनस का 2x इधर आएगा तो ये प्लस का 2x आएगा, वो भी ये भी क्या हो जाएगा देखना माइनस और ये माइनस। ठीक है, देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए। माइनस का 4x और माइनस का 2x कितना होता है माइनस के 6x होता है। ठीक है, माइनस के 6x होता है और यहाँ पे क्या था 5 और प्लस की 3 इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 था इधर आएगा तो प्लस की 3 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये क्या आ गई हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। अब हमें चेक करना है क्या ये वास्तव में द्विघात समीकरण है। वापिस से रिपीट कर दूं साथियों, थोड़ा मिस्टेक जरूर हो गया। देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोला तो वहाँ पे देखिए माइनस का खोल रहे थे, मैंने यहाँ पे प्लस निशान लगा दिया। मैंने प्लस वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा फास्ट कर रहा था इसलिए ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मैंने आंसर निकालना चाहा वहाँ पे थोड़ा सा मुझे पता लगा कि नहीं कोई तो मिस्टेक आवश्यक हुई है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है। अब एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ये रिजल्ट आ गया, क्या ये वास्तव में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का जैसा है? तो चलिए इसके नीचे क्या लिख दो, ए एक्स स्क्वायर लिख दो प्लस बी एक्स लिख दो प्लस सी, क्या वास्तव में इसकी जैसा है? तब आप कहेंगे कि सर हाँ ये तो बिल्कुल है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स का एक्स आ गया, बी का गुणांक जो भी हो, इसके आगे आप कहोगे सर ए तो है, ए का गुणांक नहीं है, एक का गुणांक है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, तो ए का गुणांक क्या आएगा 1 और सी बराबर 8 आ गया। तो क्या वास्तव में इसकी जैसी ये है तो हम लिख देंगे क्या ये द्विघात समीकरण है। और एक बात और याद रखना, द्विघात समीकरण वही होगी जहां पर क्या होगा, जहां पर जो पहला पद है ठीक है वो क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए। द्विघात से मान्य नाम से पता चल रहा है, द्विघात का मतलब होता है किसी की पावर 2। ठीक है, कहीं भी सिंगल पावर न मिले, याद रखना अगर सिंगल पावर होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं हो, क्योंकि द्विघात समीकरण हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का
होता है प्यारे साथियों। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से प्यारे साथियों इनका और भी आगे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इनके। देखिए वापस से मैं निशान लगा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 इजी है, आप खुद कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी इजी है और एग्जाम्पल नंबर 4 है प्यारे साथी इंपॉर्टेंट है। वापस से कह रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 है और सेम का सेम ऐसे का ऐसे करना है। चलिए मैं करके भी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे हल किया जाता है प्यारे साथियों। थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरी स्पीड हाई लग रही है तो कोई बात नहीं है, आपको यूट्यूब पे ऑप्शन आता है उसमें से थोड़ा आप स्लो कर सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों हर एक क्वेश्चन को समझना, क्योंकि हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निकाल के लेके आ रहा हूँ जो आपको परीक्षा में पक्के मिलेंगे प्यारे साथियों। देखिए ये आपके लिए, ये क्लासें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब आपको पता चलेगा। तो देखिए मैं नहीं चाहता कि आपको परीक्षा के पश्चात आपको क्या लगे, आपको धोखा लगे। तो देखिए इससे अच्छा है कि आप पहले इनको देख ले। तो देखिए आप इसका मैं पार्ट नंबर 4 करके दिखाऊंगा। ठीक है, x+2 की होल क्यूब बराबर x की क्यूब -4। चलिए इसको करते हैं। तो प्यारे साथियों ये रहा पार्ट नंबर 4, इसको हल करना है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा x+2 की होल क्यूब आपको हल करनी होगी। तो जैसे ही आपने x+2 पे होल क्यूब पर ध्यान दिया तो आपके दिमाग में आया कि हमें a+b की होल क्यूब के जैसा है, अर्थात हमें a+b की होल क्यूब का फार्मूला आना चाहिए। तो a+b की होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है प्यारे साथियों बताइए। तो क्या होगा, a³ प्लस b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये फार्मूला होता है प्यारे साथियों। a+b की होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है। इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, x+2 की होल क्यूब ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जहाँ a है ना तो वहाँ पे a का मान कौन है, x है, तो ये क्या है a मान लो। और जहाँ b है तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2, अर्थात जहाँ जहाँ इसमें b लिखा है ना वहाँ पे तो क्या रख दो 2, और जहाँ जहाँ इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है a वहाँ पे x रख दो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। और प्यारे साथियों मेरा एक प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है किस प्रकार होल क्यूब होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, उनको आपको बारीक से देख लेना है। प्यारे साथियों हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बता सकता मैं क्वेश्चन में, क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है प्यारे साथियों। इतना बेस तो आपका मजबूत होना चाहिए, अगर फिर भी ना हो तो आपके लिए सभी की सभी समस्या का सॉल्यूशन किया गया। आपको लिए एक चैनल पे जो वीडियो मिल जाएगा वहां से देख के आप इनको हल करना सीख लेना। ठीक है, देखिए इनको खोलेंगे। सबसे पहले क्या क्या है, इसने कहा a³ a क्या है x, तो x का क्यूब करो। ठीक है, फिर प्लस b क्या है 2 का क्यूब क्या होता है। अब आपको कि 2 का क्यूब कैसे निकालते हैं, 2 के क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब क्या आ गया 8 आ गया। प्लस फिर 3 इंटू a², a का मान क्या है x² इंटू b क्या है b का मान 2, फिर वापस प्लस तो प्लस, फिर 2 फिर क्या आएगा 3, फिर गुणा में a का मान क्या है x, फिर वो कहता है b का स्क्वायर कर दो, b कौन सा है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। अगर प्यारे साथियों देखिए यहाँ तक समझ में आ गया और आपको होल क्यूब खोलना जानते हैं तो इन क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है। इन क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप होल क्यूब होल स्क्वायर खोलना चाहते हैं और इक्वेशन को हल करना जानते हैं तो आपके लिए इससे आसान चैप्टर कोई नहीं होने वाला है। बिल्कुल फ्री पॉकेट के नंबर मिलने वाले हैं यहाँ से। तो देखिए x³ प्लस यहाँ से देखिए x³ का x³ प्लस यहाँ से देखना 8 आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और x² तो x², 3 दूनी 6x² प्लस का प्लस और 3 चौके 12x, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या चल रहा है बराबर में, वो भी साथ में याद रखना है क्या चल रहा है x³ - 4। अब देखो अगर बराबर में कोई भी संख्या सेम हो और चिन्ह भी सेम हो तो हम उनको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, काट कर सकते हैं। तो x की क्यूब को x की क्यूब से खत्म कर दिया, क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें वो संख्या लिखनी है जो स्क्वायर में है। ठीक है, तो देखिए 6x² है तो 6x² को लिखा पहले, उसके बाद देखो 6x² गया, उसके बाद लिखते हैं जो उससे एक कम पावर है, उससे एक कम पावर कौन सी है 12, तो 12x। एक बात बताइए ये 8 तो है ही और ये माइनस का 4 इधर हो जाएगा तो क्या होएगा 8 और 4 12 हो जाएगा। देखिए माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 और 8 और 4 12, तो डायरेक्ट क्या 12 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए प्यारे साथियों इतना तो आप जानते हैं कि एक संख्या दूसरी साइड जाती है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो प्लस का बच गया 8 और जैसे ही इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 8 और 4 12। अब ये बताइए क्या ax² प्लस bx
प्लस सी के रूप का है क्या। आपने जैसे ही इस इक्वेशन लिखी आप कहेंगे कि सर हाँ जी ये तो द्विघात समीकरण, तो आपको लिख देना कि ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, अंत ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आपको चेक करना है। आई होप प्यारे साथियों आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं, थोड़ा स्पीड जरूर है, लेकिन प्यारे साथियों अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। लेकिन याद रखना उदाहरण नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस बनते रहते हैं, तो देखिए रिस्क नहीं लेना है। चलिए अब जानेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, चलिए जानते हैं। तो प्यारे साथियों जो एक्सरसाइज 4.1 है उनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, अगर देखिए पहला क्वेश्चन सेम जो उदाहरण नंबर 2 है उसकी तरह ही है। आपको उनका होल क्यूब या होल स्क्वायर जो भी दिया हो उनको खोल के आपको ये चेक करना होता है क्या ये वास्तव में द्विघात समीकरण है। अगर वो उसके अकॉर्डिंग उसका रूप का मिल जाए, किसका रूप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का मिल जाए तो वो क्या है, द्विघात समीकरण है, अन्यथा हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्यारे साथियों आई होप कि आप इन क्वेश्चन को आप खुद हल कर लेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं कि इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका पहले का निशान लगा लो, ठीक है, एक तो पहला इसका इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है और इसका 5वां और इसका 7वां, ये 4 या 5 है जो भी मैंने निशान लगवाए हैं। अगर आपके पास अदर टाइम है तो कर लेना, अन्यथा आप उदाहरण नंबर 2 तो जरूर इनका लेना, ठीक है। अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाए तो इनको फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को और 5th को और 7th को इनको हल कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी कहीं दिमाग भटक जाए एग्जामिनर का और आपको दे दे, आपको अब चाहे कौन सा भी क्वेश्चन दे दे, मैंने बताया ना उसके तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। स्क्वायर खोलना आ गया आपको या फिर गुणा करना आता हो तो आप कितना भी अलग क्वेश्चन क्यों ना दे दें आप हल कर लेंगे। अब जानती हैं इसका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, डायरेक्ट। तो देखिए जानते हैं कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए नंबर फर्स्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, नंबर सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक पक्का आएगा याद रखना। और इन तीनों में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार परीक्षा में देखा गया है। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी हल करेंगे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को। चलिए हल करते हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले इसके पार्ट नंबर फर्स्ट में देखिए, इसने कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटरों में क्या दी गई है, मीटरों में, और चौड़ाई के दुगुनों से एक अधिक है। अभी भूखंड की लंबाई इसने कहा है कि क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथियों हमें दिया गया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है और इसने कहा है कि जो भूखंड की चौड़ाई है वो कितनी है। इसने कहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से, इसकी लंबाई है ना वो इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर हमें इस भूखंड की चौड़ाई पता चल जाए तो हम उसकी लंबाई भी ज्ञात कर सकेंगे। तो सबसे पहले माना कि भूखंड की चौड़ाई कितनी है, आप अपनी मर्जी से मान लेना प्यारे साथियों की। माना कि भूखंड हमें नहीं पता है कि कोई आयताकार भूखंड है, ये मान लो कि इसकी ये चौड़ाई है वो नहीं पता है, हमने माना कि ये चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x मीटर है, ये कितना x मीटर है। अगर ये x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसने बोला है, आप क्वेश्चन में देख लेना, आप साथ में बुक रखना, इसने बोला है कि इसकी क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई कितनी है x, इसका दोगुना करो, दोगुना मतलब 2x, चौड़ाई के दोगुने यानी 2x से एक अधिक बोला तो प्लस में 1 कर दो, ये क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी। और हमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्या ज्ञात करनी है इसकी हमें चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करनी है, कौन सी है चौड़ाई और कौन सी है लंबाई, वास्तव में इसकी रियल चौड़ाई और रियल लंबाई का मान पता करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, एक बात बताओ कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर, लेकिन हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आप कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन हमें कितना दिया गया है, 528 दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन वाला अपनी जगह सही है और हम भी अपनी जगह सही है। तो देखिए इसको इसके बराबर रख देंगे, ना तो इसका लड़ाई होगा ना इसका लड़ाई होगा, कहने का मतलब दोनों को बराबर कर देंगे, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। लंबाई कितनी है प्यारे साथियों, 2x + 1, 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है
x मीटर बराबर में 528 मीटर। अब आगे देखना, x को 2x से गुणा किया 2x के, देखिए x को पहले इससे गुणा करना होता है और फिर इससे गुणा करना होता है। x को 2x से गुणा किया 2x स्क्वायर और x को 1 से गुणा किया 1x बराबर 528। यहाँ से देखना क्या आएगा प्यारे साथियों, यहाँ से आपके पास 2x स्क्वायर, यहाँ पे 528 प्लस का इधर लेके आएंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन के आ गई। अब हमें वास्तव में रियल मान निकालने हैं भूखंड की चौड़ाई और लंबाई के, तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे प्यारे साथियों, इसकी गुणनखंड करने पड़ेंगे और गुणनखंड करने आपको आने चाहिए। गुणनखंड कैसे करते हैं, अगर प्यारे साथियों आपको गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो आप पहले सीख लेना, क्योंकि गुणनखंड के बगैर आपका मैथ बिल्कुल भी हल नहीं होने वाला है और वो आसान सा टॉपिक है। आपको चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप वहाँ से देख लेना। तो देखिए अब इसकी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का देखो रूल क्या होता है कि सबसे पहले ये कहता है कि गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 528 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1056 आना चाहिए, और जोड़ जो घटाएं तो कितना आना चाहिए 1x आना चाहिए। तो ऐसी संख्या बताओ जिनको 2 गुणा करें तो कितना आना चाहिए। देखो इन फर्स्ट और लास्ट को गुणा करो, 2 को 528 से गुणा किया तो 1056, कहने का मतलब गुणा करें तो 1056 आना चाहिए और घटाएं तो क्या आना चाहिए 1x आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे वास्तव में जीरो लेवल से बताया गया है। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ से गुणनखंड कर रहा हूँ, आई होप कि आप गुणनखंड करना जानते होंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, तो वो संख्या कौन सी होगी, अगर 33 को मैं 32 से गुणा करूँ तो 1056 आएगा, और 33 में अगर मैं 32 घटा दूँ तो 1x बचेगा ना। तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर में 0। अब यहाँ से इन दोनों के क्या बना लो, यहाँ पे 33 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 33, 2x प्लस 33, और यहाँ पे देखिए माइनस का 32 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से माइनस का 32 तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो देखिए 16 कॉमन आ रहा है, 16 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 16 कॉमन ले लिया तो 16 दूनी 32, 2x बच गया, माइनस का कितना बच गया, नहीं माइनस तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस का कितना बच गया 33, और वापस ही इन दोनों में क्या आ रहा है 2x प्लस 33 और 2x प्लस 33 वापस से आ रहा है, तो वापस कॉमन क्या आ रहा है 2x प्लस 33, तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 16। यहाँ से एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ पे x के 2 मान निकल के आएंगे, एक तो निकल के आएगा x बराबर, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा माइनस का 33/2, और इसको x के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, क्योंकि ये माइनस का 16 इधर रहेगा तो प्लस का 16 है। और ये आप अपना काम सीख चुके हैं प्यारे साथियों, किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पूरा डिटेल में तो यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैंने बहुत डिटेल से बताने की कोशिश की है। आपको इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करते हैं तो 2 मान निकल के आएंगे x के। अब ये दोनों x के मान निकल के आए हैं, आपको उनको कहाँ रखना है, इनमें से किसी एक मान x का मान वापस हम क्या कहाँ रख के देखेंगे, यहाँ पे देखो x का मान कितना आया था 16 है, तो x का मान यहाँ पे रखा है यानी 16 है। तो देखिए भूखंड की चौड़ाई थी वो कितनी होगी 16 मीटर, और x का मान इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 और 1 33, और लंबाई कितनी हो जाएगी 33 मीटर। और यही हमें ज्ञात करना था प्यारे साथियों, यही हमें क्या करना था ज्ञात करना था। आई होप कि आपने समझने की कोशिश की होगी, लेकिन अगर फिर भी मेरे किसी भी साथी को अगर फास्ट में समझ में ना आया हो तो प्लीज़ उसके आप 2 बार देख लेना, चाहे उसको धीरे धीरे देख लेना, पर समझ लेना प्यारे साथियों, सभी के सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है और सेम मैं बता देता हूँ, सेम इसी की तरीके से है, ठीक है। तो चलिए सेकंड इसके नेक्स्ट को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट नंबर देखिए सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका पार्ट नंबर 3 है वो इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया है पार्ट नंबर 3 देखना, इसने कहा है कि रोहन की माँ उससे 26, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बुक में, इसने दिया गया है
देखिए फर्स्ट वाला हमने कर लिया, सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वाला देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हमें नहीं पता है कि रोहन की आयु क्या है, मान लेंगे हम रोहन की आयु क्या है, एक्स है, और रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। एक बार तो हम मान लेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, लेकिन हमें वास्तव में रियल आयु क्या है उनको ज्ञात भी करना है। तो ठीक है, चलो ज्ञात करेंगे। तो पहले साथियों मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु कितनी है, रोहन की आयु कितनी है, रोहन की आयु एक्स वर्ष है, वर्तमान आयु क्या है, एक्स वर्ष है। अभी हम मानेंगे, लास्ट में हम प्रूफ करेंगे कि एक्स है, वो एक्स का मान क्या आएगा, ठीक है। और रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, क्वेश्चन वाले ने बोला है रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, जो रोहन की आयु ना उससे उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, यानी एक्स में अगर हम 26 जोड़ दें तो उसकी माँ की आयु निकल के आ जाएगी। ये बात है, ठीक है। और अब उसने क्या कहा है, इसने कहा है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात इसने क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात रोहन, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। इसने बोला है कि 3 वर्ष, जो इनकी आयु का गुणनफल है वो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, पहले ये देखो, रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु तो क्या है, एक्स प्लस 26, और 3 वर्ष बाद, तो ये थोड़ी है ना, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ वो बड़ी नहीं होगी, इतनी रहेगी। अगर 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु ये हो जाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोहन उतना ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा, रोहन भी तो बढ़ेगा। ऐसे थोड़ी है, अगर रोहन मान लो कि 2 साल का है तो 2 साल का ही रहेगा, उसकी माता की आयु तो बढ़ती रहेगी और रोहन उतना ही रहेगा, नहीं नहीं, रोहन भी बढ़ेगा। अगर ये भी 3 साल पश्चात बढ़ेगी तो इसकी भी 3 साल उम्र बढ़ेगी। तो इसने कहा है अगर 3 साल बाद रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना है, 360। इसने बोला अगर हम इसका गुण इस संख्या का गुणा और इस संख्या का गुणा करें तो कितना आएगा, 360। यही क्वेश्चन वाले ने बोला, ध्यान से समझना कि रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल है वो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360। और हम जानते हैं कि जो हमारे अकॉर्डिंग x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, आपका यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा और वही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए x प्लस 3 का x प्लस 3 और 26 और 3 x प्लस 29 बराबर 306, ठीक है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, 26 में 3 जोड़ दिया। अब इनको गुणा करेंगे, x को पहले इससे गुणा करो और फिर इससे गुणा करो, इसी तरीके से 3 को इससे गुणा करो और इससे। सबसे पहले x को x से गुणा किया, x स्क्वायर, फिर x को 29 से गुणा किया, 29x, फिर 3 को x से गुणा किया, 3x, फिर 3 को 29 से गुणा किया तो 3 90 और 87 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 87, और बराबर में कितना चल रहा है, 306 चल रहा है। अब देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32x, और ये प्लस का 87 है, प्लस का 87 और ये माइनस का 306 इधर आएगा तो प्लस, सॉरी ये प्लस का 6 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 306 हो जाएगा, ठीक है। और 87 में से माइनस के 306 जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 273 बचेगी, बराबर में 0, बराबर में 0 बचेंगी। और ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, एक द्विघात समीकरण निकल के आ गई, द्विघात समीकरण निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब हमें वापस वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने। तो प्यारे साथियों गुणनखंड करने आपको आने चाहिए, देखिए बिल्कुल आसान सा है। और इस चैप्टर में ज़्यादा देखो 4.1 और 4.2 4.3 बिल्कुल इजी है, ठीक है। यहाँ पे देखियो हमने एक्सरसाइज 4.1 में देखिए ज़्यादा सवाल नहीं, देखिए मात्र 5 से 6 सवाल देखे हैं, आप आसानी से 30 या 35 मिनट की वीडियो में उन क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। तो सोचो अगर आप अच्छी तरीके से 2
डेढ़ घंटे आप इस चैप्टर को दे देते हो तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी यहाँ पे इसकी गुणनखंड करनी है। तो गुणनखंड कैसे होंगे, आपको वही वापस गुणा करे तो कितना आना चाहिए, 273 आना चाहिए, जो और घटाएं तो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करे तो कितना आना चाहिए, 273, और घटाएं तो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो अब आप वो संख्या कौन सी होगी प्यारे साथियों, अगर मैं 39 को 7 से गुणा करूं तो 273 आता है ना, अगर 39 में से 7 घटाऊं मैं तो 32 आता है ना, तो क्या हो जाएगी वह संख्या 39x माइनस घटाना है तो 39x माइनस 7x माइनस 273। एक बात था, 39 में से 7 घटाऊंगा तो 32 आएगा ना, 32 की जगह 39 माइनस 7x लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, तो अब इसको हल कर लो। यहाँ पे देखिए x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 39, यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 7 भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बचेगा x प्लस 39, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया। वापिस से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखिए x प्लस 39 वापिस से कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बचा x माइनस 7, x माइनस से 7 बचा। तो इन दोनों को 0 के बराबर कर देना, एक बार तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 39 आएगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 7 आएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई, इनमें से आप प्लस वाली वैल्यू ले लेना ना। x की वैल्यू क्या है, 7, x की वैल्यू 7 को ले लो, और हमें क्या ज्ञात करनी थी, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। एक बात बताओ कि रोहन की आयु कितनी है वर्तमान, x प्लस 3 है ना, तो x प्लस 3, x कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में क्या मैं 3 वास्तव में ऐड कर दूं, आप ये बताना, दिल से बताना कि वास्तव में रोहन की आयु में मैं 3 ऐड कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन वाले ने बोला था कि 3 वर्ष पश्चात, अभी की बात नहीं कर रहा था, उसने कहा था कि 3 वर्ष पश्चात है ये तो रोहन की आयु, और ये उसकी माँ की आयु है, लेकिन हमें तो वर्तमान आयु चाहिए, तो वर्तमान आयु चाहिए तो उसमें 3 ऐड नहीं करेंगे, अर्थात रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। प्यारे साथियों ये भी आपको दिमाग लगाना होता है। देखिए प्यारे साथियों, अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं आपके इतने फॉरवर्ड कर देता इन क्वेश्चनों में, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन टाइम के अभाव में मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है अभी। तो प्यारे साथियों देखिए रोहन की आयु कितनी है, x माना था, लेकिन लास्ट में हमने x की वैल्यू निकाल के लेके आए, x का अर्थ है 7 वर्ष। उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अगर रोहन की आयु 7 है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 7, यानी 7 प्लस 26 कर दो, कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष। तो उसकी माँ की आयु 33 वर्ष होती है। उसकी माँ की आयु पूछी तो नहीं है, लेकिन हमने फिर भी याद करके बता दी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे प्यारे साथियों। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 जो रेलगाड़ी है वो भी इंपॉर्टेंट है, सेम का सेम यही प्रोसेस रहने वाला है, आप खुद कर लेना प्यारे साथियों। ठीक है, अगर फिर भी मेरे किसी भी साथी और किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो फिर कमेंट कर देना, मैं आपका भाई हर समय आपको मौजूद मिलूंगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन है ना, ये तो कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, मैं उनका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन रट के नहीं जाना है प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। देखिए आज हमने देखा प्रश्नावली 4.1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कल देखेंगे 4.2 और 4.3 में। सभी के अंदर मैं एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और उनको सोल्व भी करेंगे। तो प्यारे साथियों आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।